18 और 19 मई सन 2024 की रात लगभग 2:15 का समय है दोस्तों। दरअसल एक लड़का इंटर में पास हुआ होता है। वो अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करता है कि चलो आज शाम को हम लोग पार्टी करेंगे। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ पब में जाता है और वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, दारू पीता है। अब ये जगह थी महाराष्ट्र का पुणे है। पुणे में एक एरिया पड़ता है कल्याण नगर। कल्याण नगर में वो अपनी कार से निकलता है। उसकी कार की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार का नाम है पोर्स। वो लड़का क्या करता है, जैसे ही पब से बाहर निकलता है तो अपने दोस्तों से कहता है कि आज कार मैं ही चलाऊंगा। जब वो कार फुल स्पीड में चलाता है तो कल्याण नगर में होकर निकलता है। बताया जा रहा है जिस कार को वो चला रहा था उसकी स्पीड उस वक्त लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी। वो फुल स्पीड से जा रहा था, तभी उसके सामने एक बाइक पर एक लड़का और एक लड़की होते हैं। वो उनको उड़ा देता है। लड़की लगभग 20 फीट ऊंची उड़ती है और ज़मीन पर गिरकर मर जाती है और इधर लड़का भी तड़प तड़प के मर जाता है। अब लोग क्या करते हैं, उसे गाड़ी से निकालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उसके बाद में उसको थाने पहुंचाया जाता है। पुलिस उसको लेके जाती है, उसका नार्को टेस्ट होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद उसे 15 घंटे बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जब वो पेश होता है तो जज साहब उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, 300 शब्दों का एक निबंध लिख कर दे दो। वो क्या करता है, 300 शब्दों का निबंध लिखता है और जज साहब कहते हैं कि इसे कुछ दिन डॉक्टर की काउंसलिंग कराई जाए ताकि ये आगे से दारू वगैरह ना पिए और साथ ही ये आगे चलकर 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ रहे और ट्रैफिक पुलिस के नियम और कानून सीखे ट्रैफिक पुलिस से। दोस्तों इतना होता है और जज साहब कहते हैं कि अब इनको जाने दो, यानी कि वो लड़का अब रिहा हो चुका था। अब जैसे ही ये लड़का रिहा होता है वैसे ही पूरे देश में हल्ला हो जाता है कि एक लड़के ने रात को लगभग 2:15 बजे के आसपास 2 लोगों को एक्सीडेंट करके मौत के घाट उतार दिया और डॉक्टर साहब ने इस लड़के को सिर्फ 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर और पुलिस के साथ में कुछ दिन रहना है और इसका थोड़ा सा चेकअप बैकअप करना है ये कह के उसको फ्री कर दिया। दरअसल दोस्तों जब कानून इतना लचीला हो जाता है तो बहस करना जरूरी भी है, देश के लोगों का शोर मचाना जरूरी भी है, क्योंकि आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एक गांव में एक स्कूल में 23 बच्चों की मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री साहब उस स्कूल में आते हैं और कहते हैं कि मैं इस गांव को गोद लूँगा, इस गांव का देखभाल करूँगा और जो बच्चे मरे हैं उनको 2-2 लाख रुपए दूंगा। लेकिन ना तो मुख्यमंत्री साहब कभी उस गांव की ओर देखते हैं कि उन बच्चों के परिवार के साथ क्या हुआ और जो खूनी थे उन बच्चों के वो आज आराम से फ्री होकर घूम रहे हैं क्योंकि उनको जमानत मिल गई है। क्योंकि दोस्तों और उसके बाद क्या हुआ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जब वो 23 बच्चे मर गए थे तो गांव के लोगों ने क्या किया, उन 23 बच्चों को ले जाकर उसी स्कूल में दफना दिया, यानी कि उन 23 बच्चों की कब्र उस स्कूल में ही बना दी। और जब साल की वो तारीख आती है जिस दिन वो 23 बच्चे मरे थे, उस दिन गाँव का एक भी लोग खुश नहीं होता, कोई भी शगुन का काम नहीं करता और ना ही उनके होठों पे हंसी आती है, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू आते हैं और उस दिन को वो याद करते हैं जिस दिन उनके बच्चों की मौत हुई। दोस्तों आज की कहानी से हम समझना चाहेंगे कि आखिर वो 23 बच्चे मरे कैसे, उनका हत्यारा कौन था और आज कहाँ है। तो दोस्तों कहानी शुरू करता हूँ उससे पहले आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी कुछ अलग है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजधानी पटना से 80 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है गंडावन, और गंडावन में ही एक विद्यालय है जो कि सामुदायिक भवन में चल रहा था, धर्मा सती माता प्राथमिक विद्यालय। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 16 जुलाई सन 2013 की। दरअसल दोस्तों उस दिन मेन्यू के हिसाब से चावल, आलू और सोयाबीन बनना था। जब रसोइया रसोई में जाके खाना बना रही होती है बच्चों के पास तो उसे पता चलता है कि स्कूल में तेल ख़त्म हो गया है। अब वो रसोइया हेडमास्टर के पास जाती है। हेडमास्टर यानी कि मीना देवी और रसोइया यानी कि पन्ना देवी। दरअसल पन्ना देवी जो है हेडमास्टर के पास जाती है और कहती है
कि मैडम खाने के लिए तेल खत्म हो गया है। तो जो हेड मास्टरनी होती है वो क्या कहती है, वो कहती है ऐसा है किसी बच्चे को मेरे घर पे भेज दो, और घर पे वो जगह बताती है कि उस जगह ये वाली शीशी रखी है, उसको उठा के ले आओ। अब जो रसोईया होती है एक बच्चे को कहती है कि हेड मास्टरनी के घर पे जाओ, ऐसे ऐसे करके तेल की शीशी उसको उठा के ले आओ। अब एक बच्चा उनके घर जाता है, तेल की शीशी को उठाकर ले आता है। अब सोयाबीन की तलाई होनी थी तेल के अंदर। अब जो होती है रसोईया कढ़ाई में तेल डालती है, जैसे ही वो उसमें तेल डालती है तो उसमें झाग ही झाग हो जाते हैं। अब जैसे ही उसमें झाग ही झाग होते हैं तो वो जो पन्ना देवी है भागी भागी हेड मास्टरनी के पास जाती है और कहती है कि मैडम जैसे ही मैंने तेल कढ़ाई में डाल के उबालना शुरू किया है तो उसमें झाग ही झाग हो गए। तो हेड मास्टरनी कहती है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो तेल है उसे मैं खुद लेकर आई हूँ, अपने हाथों से खरीद के लाई हूँ, तुम फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दो, तुम अपने खाना बनाने पर ध्यान दो। अब वो रसोईया रसोई में जाती है और खाना पकाना शुरू कर देती है। दोस्तों उस रसोईया के 3 बच्चे थे जो कि स्कूल में ही पढ़ते थे। अब वो रसोईया खाना बनाना शुरू करती है। उस दिन बना होते हैं चावल, आलू और सोयाबीन। अब बच्चों को बिठाया जाता है, खाना परोसना शुरू किया जाता है। अब जैसे ही खाना परोसा जाता है तो बच्चे खाना उठा के जैसे ही मुंह में डालते हैं तो उन्हें उसमें से अजीब सी दुर्गंध आती है। तो बच्चे कहते हैं मैडम इसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है। तो रसोईया जो है वो हेड मास्टरनी से कहती है कि पता नहीं क्या हुआ, मैंने जो आप तेल लेके आई थी वो वाला तेल मैंने इसमें डाला है, अब बच्चों को उसमें से दुर्गंध आती है। अब हेड मास्टरनी कहती है बच्चों का ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है, मैं बताती हूँ। अब वो हेड मास्टरनी बच्चों के पास जाती है और बच्चों के सामने थाली रखी होती है, वो खाना नहीं खा रहे। तो हेड मास्टरनी कहती है तुम लोगों का ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है, चुपचाप खाना खा लो, नहीं तो तुम सब में ऐसी मार लगाऊंगी कि तुम सोचोगे भी नहीं कभी। तो बच्चे क्या होते हैं हेड मास्टरनी से डर जाते हैं। अब बच्चा मरता क्या ना करता, अब बच्चे भी डरते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, वो खाना थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, उनको उसमें से स्मेल आ रही होती है, लेकिन हेड मास्टरनी सामने खड़ी हुई है, अब क्या हो। अब बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब वो खाना खा तो लेते हैं, लेकिन उसके आधे घंटे बाद क्या होता है, बहुत से बच्चों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, बहुत से बच्चों को उल्टी आनी शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि बच्चों के पेट में दर्द हो गया तो मैडम से शिकायत करते हैं, मैडम मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो कुछ बच्चों को क्या 4 से 5 बच्चे होते हैं लगभग, उन लोगों को पेट में कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो हेड मास्टरनी कहती है ऐसा है, इनको घर छोड़ाओ। तो 5 बच्चों को घर छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही उन 5 बच्चों को घर छोड़ा जाता है तो उनके घर से पता चलता है कि वो 5 बच्चे मर चुके हैं। अब जैसे ही 5 बच्चे मरने की खबर आती है तो स्कूल में देखते हैं कि और जो बच्चे होते हैं, किसी को उल्टी आ रही है, कोई मुंह से झाग छोड़ रहा है, तो देखा जाता है कि 3 बच्चे, जैसे ही स्कूल में खबर आई कि 5 बच्चे जो घर पे गए थे वो मर चुके हैं, अब पता चलता है कि स्कूल में 3 बच्चे और मर गए। अब 3 बच्चे और मर गए तो और ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है कि फूड पॉइजनिंग हो गई, क्या हो गया। अब बच्चों को देखा जाता है तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब गांव के लोगों को पता चलता है कि ऐसे ऐसे बात है और बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अब बच्चों को वहाँ से लेके भागा जाता है, कोई इधर भागता है, कोई आसपास के डॉक्टर होते हैं गांव के उनके पास जाता है, कोई नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ जाता है। सबको बस एक यही जिद लगी हुई थी कि अपने बच्चों को बचाएं, तो बचाएं कैसे। अब जो आसपास के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ पे लेके जाते हैं तो पता चलता है तब तक 8 बच्चे और मर चुके थे। अब 8 बच्चे पहले मर चुके थे, 8 बच्चे ये मर चुके थे, 16 बच्चे हो गए। अब उनकी लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो होता क्या है, जो जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे उन सबको वहाँ से पटना के एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसमें कि रसोईया भी होता है, उसके बच्चे भी होते हैं। लेकिन जो बच्चे 8 मरे थे उनमें से उस रसोईया की दो बच्चे जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब उसका एक ही बच्चा बचा था। अब वो भी वहाँ पे पटना में हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। रसोईया भी बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब है। अब दोस्तों पता चलता है कि टोटल अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी थी। आसपास के गांव में शोर मच चुका था कि इस स्कूल में ऐसे ऐसे अब तक 23 बच्चे मर चुके हैं। अब क्या होता है, प्रिंसिपल ने सीधी भागी भागी अपने घर जाती है और अपने पति से कहती है कि जल्दी से सामान पैक कर लो। उसका पति कहता है कि क्या हुआ।
तो वो कहती है कि ऐसे ऐसे करके फूड पॉइजनिंग हो गई है और गांव के बच्चों का मरना शुरू हो गया है। अब तक जब वो गई थी तब 23 बच्चे नहीं मरे थे, 16 बच्चे मरे थे। 16-17 बच्चे मर चुके हैं और हमें यहाँ से निकलना है। अगर हम यहाँ पे रहे तो गांव के लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो क्या करती है, अपने पति के साथ वहाँ से गांव छोड़ के गायब हो जाती है, यहाँ तक यानी कि भाग जाती है। अब तभी एक बच्चा होता है आशीष, उसके पिता का नाम होता है अखिलानंद। दरअसल दोस्तों आशीष जो था अखिलानंद जी का इकलौता बच्चा था और उसने भी वो खाना खाया था और वो भी खाना खाने के बाद मर गया था। अब अखिलानंद क्या करते हैं, वो सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराते हैं प्रिंसिपल और उसके पति के खिलाफ। प्रिंसिपल यानी कि मीना देवी और उनका पति अर्जुन राय, इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। अब ये मामला क्या होता है, हर जगह फैल जाता है क्योंकि आसपास के गांव में लोगों को ये पता चल चुका था कि ऐसे ऐसे करके उस स्कूल में बच्चों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद बच्चों की मरने की संख्या दिन ब मतलब घंटे व घंटे बढ़ती जा रही है। अब सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर उस स्कूल में हुआ क्या है, उन बच्चों की मौत कैसे हुई है। अब जो बच्चे हॉस्पिटलों की ओर जा रहे थे और कुछ बच्चे वापस आ रहे थे, यानी कि जो बच्चे मर चुके थे वो बच्चे वापस गांव आ रहे थे। तो गांव के लोगों ने क्या किया, उन सभी बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल के प्रांगण में ही रख लिया। अब अगला दिन आ जाता है यानी कि 17 जुलाई। 17 जुलाई को क्या होता है, आसपास के सभी गांव के लोग बहुत आक्रोशित होते हैं। लगभग 100 गांव के लोग उस जगह पे आ जाते हैं जिस जगह पे वो बच्चे मरने शुरू हुए थे। अब वो सभी लोग उस स्कूल में तोड़ फोड़ करते हैं। उसके बाद में वो थाने का घेराव करते हैं, वहाँ पे शोर मचाते हैं, थाने में भी तोड़ फोड़ करते हैं। उसके बाद हाईवे पे जाते हैं, हाईवे जाम करते हैं। हाईवे जाम करने के बाद भी उनका मन नहीं भरता। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन जाते हैं और रेल को रोक लेते हैं, वहाँ पे रेल को भी आगे नहीं बढ़ने देते। यानी कि वो जगह जगह प्रदर्शन करते हैं। यानी कि पटना शहर के हर हाईवे पर उस समय प्रदर्शन हो रहे थे। अब अगले दिन क्या होता है, उस गांव के आसपास के जो और भी स्कूल थे, यानी कि पटना ज़िले के आसपास में जितने भी स्कूल थे, वहाँ के बच्चों ने खाना खाने से साफ मना कर दिया क्योंकि उनको ये डर था कि शायद इस खाने में भी कुछ हो। अब होता क्या है दोस्तों, उस गांव में रुआ पिट्टन शुरू हो जाती है क्योंकि लोगों के बच्चे जो मर रहे थे, जिसका एक बच्चा था वो भी मर रहा था, जिसके 2 बच्चे थे वो भी मर रहे थे। अब चाहे एक हो चाहे 2 हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं। जाके पैर न फटी ववाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिनके बच्चे मरे थे वो लोग सबसे ज़्यादा उन लोगों की हालत ख़राब थी। उसके बाद में मुख्यमंत्री का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि इस गांव को मैं गोद ले लेता हूं और आगे इस गांव में जो भी काम होगा उन सभी को मैं अपनी निगरानी में करवाऊंगा। और कहा जाता है इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब एक SIT का गठन किया जाता है और ऐलान किया जाता है कि जिस जिसके घर से बच्चे मरे हैं उन सबको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही जिनके घर में परिवार में जिन बच्चों का इलाज किया जा रहा है उन बच्चों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री साहब ने शायद जल्दबाजी में ये घोषणा तो कर दी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने कभी भी पलटकर इस गांव की ओर कभी देखा ही नहीं कि इस गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और साथ साथ विकास के नाम पर भी इस गांव में कुछ भी नहीं है। दोस्तों जिस SIT का गठन किया गया था, तो SIT इसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया गया है जब स्कूल में तेल ख़त्म हो गया था तो रसोइया क्या होता है, मीना देवी यानी कि स्कूल की हेडमास्टर के पास जाती है और कहती है कि रसोई में तेल ख़त्म हो गया है। तो मीना देवी कहती है कि घर पे इस जगह पे जाके वो तेल की शीश रखी है, उसे उठा लाओ और यहाँ पे आके खाना बना लो। तो रसोइया क्या होती है, बच्चे को भेज देती है। अब बच्चा क्या करता है, वो मीना देवी यानी कि हेडमास्टर के घर पे जाता है और तेल की शीशी को उठा लाता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, गलती से तेल की शीशी की जगह कीटनाशक की शीशी उठा लाता है। और तेल और कीटनाशक देखने में एक साथ था, जो कीटनाशक था वो देखने में तेल जैसा ही लग रहा था। और रसोइया क्या करता है, बिना सोचे समझे उसमें खाना बना देता है। अब रसोइया ने जैसे ही कढ़ाई में तेल डाला
तो उसमें झाग ही झाग। अब रसोईया क्या करता है, ये वाली बात हेडमास्टरनी को बताता है, लेकिन हेडमास्टरनी क्या करती है, वो झागों को देखने के लिए नहीं जाती कि क्यों झाग आ रहे हैं, बल्कि वो उसे इग्नोर कर देती है, उसको डांटती है, वो कहती है कि वो तेल तो मैं खुद लेके आई हूँ, चल जाके खाना बनाओ। अब वो खाना बना भी देता है रसोईया, तो बच्चों को स्वाद नहीं आता। अब देखिए, तब रसोईया ने हेडमास्टरनी को बताया था, तब भी तो वो जाके चेक कर सकती थी, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सभी बच्चों को उस खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो हेडमास्टर ने क्या करती है, तुम सबकी पिटाई लगाऊंगी और तुमने लोगों ने खाना नहीं खाया। अब बच्चे बेचारे क्या करते हैं, अब हेडमास्टर ने सामने खड़ी हुई है, वो डांट रही है, तो बच्चों ने भी खाना खा लिया। अब बच्चों ने खाना खा लिया तो उसके बाद जो रिजल्ट हुआ वो आपके सामने था। अब क्या होता है, एसआईटी ने 2 से 3 दिन बाद यानी कि 23 जुलाई को उस महिला हेडमास्टरनी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ ही उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इन दोनों की सुनवाई अदालत में होती है। अब उधर क्या होता है, जो रसोईया था वो हॉस्पिटल में भर्ती था और जो बाकी के बचे हुए बच्चे थे वो भी हॉस्पिटल में भर्ती थे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जो रसोईया औरत थी उसके 2 बच्चे मर जाते हैं, 1 बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है। उनका इलाज लगभग 25 दिन तक पटना के मेडिकल कॉलेज में चलता है। उसके 25 दिन बाद उन सबको घर लाया जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। अब क्या होता है, जितने भी बच्चे उसको स्कूल के मरे थे, उन बच्चों को उस स्कूल में ले जाकर ही दफनाया जाता है, यानी कि उन लोगों की कब्र बना दी जाती है, मतलब कि उन लोगों की समाधि बना दी जाती है, एक स्मारक बना दिया जाता है, ताकि लोग कभी भूले ना कि उनके बच्चे उस स्कूल में मरे थे, और कभी याद आए तो उस स्मारक पे आके अपने बच्चों की कब्र को देख सके और वहाँ पे आके रो सके। अब वक्त आगे बढ़ता है, यानी कि सन 2016 को जो अध्यापक महिला थी, प्रधान अध्यापिका थी, इस महिला को दोषी करार दे दिया जाता है और पति को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि इनका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो प्रधान अध्यापिका महिला थी, उनका पति ही किसी चीनी मिल से, जो कि गोपालगंज में पड़ती है, वहाँ से वो लेकर आए थे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट ये भी बता रही है कि जो कीटनाशक की जो डब्बा था, कंटेनर था, उसको लेके उसका पति उस चीनी मिल में गोपालगंज में गया था। पहले उसमें कीटनाशक की दवाई थी, लेकिन वो ख़त्म हो जाती है तो उन लोगों ने अच्छी तरह से शायद साफ़ नहीं किया होगा, तो वो क्या करते हैं, उसी डब्बे में जाकर गोपालगंज से तेल ले आते हैं और उसी तेल में खाना बना दिया जाता है। उसकी वजह से 23 बच्चों की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस महिला को यानी कि प्रधान अध्यापिका को 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन 3 मई सन 2016 को ये दोबारा से हाई कोर्ट में अपील करती है और हाई कोर्ट से इसको जमानत मिल जाती है। अब दोस्तों, वो महिला जेल से बाहर आ गई है और वो बार बार उच्च न्यायालय में ये शोर मचाकर कह रही है कि इस मामले में मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप ही बताइए दोस्तों, अगर हेडमास्टर की कोई गलती नहीं है तो गलती किसकी है, जो कि 23 बच्चे एक छोटी सी गलती से मारे गए थे। और अब इस बात को साबित करने में कि उस हेडमास्टर ने की गलती थी या नहीं थी, इसको साबित करने में दशकों बीत जाएंगे और तब तक वो हेडमास्टरनी बाहर आराम से घूमती रहेगी। अब जो हेडमास्टरनी थी, अब वो आज़ाद है, अब वो अपने घर पे रहेगी या किसी विद्यालय में पढ़ाएगी, इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो बच्चे मर गए हैं, जो 23 बच्चे जो मर गए हैं, उनकी समाधि जिस स्कूल में है, उनके माता पिता को कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये ठीक उसी पुणे वाली घटना की तरह हुआ था, जैसे कि एक रईसजादा जो कि 12वीं में पास होता है, अपने 10-12 दोस्तों को ले जाकर पब में पार्टी देता है और मात्र 90 घंटे में 48,000 की शराब पी जाता है और उसका बिल भी वो खुद चुकाता है। उसके बाद में उसके पास 3 करोड़ की कार होती है, वो उसमें बैठता है और कहता है कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। उसके बाद वो गाड़ी चलाता है और रोड पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में वो गाड़ी चलाता है और 2 इंजीनियर लड़कों को उड़ा देता है। दोस्तों, उसे हत्या ही कहा जाएगा, क्योंकि उसने जिन लड़कों को उड़ाया था वो अपने परिवार की एक तरह से रीढ़ की हड्डी थे, उनकी वजह से ही उनका पूरा परिवार चल रहा था। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान करना है। दोस्तों, आपको मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे कानून हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे जज हो,
जो चीज़ साफ साफ दिख रही है उसके लिए तो कम से कम सही रहें। हमें पता है कि देखो इन्होंने जो आदमी को उड़ाया है, इस प्रिंसिपल की वजह से वो 23 बच्चे मरे थे। कम से कम जो चीज़ साफ दिख रही है उसके लिए जो सही निर्णय है वो लें। जितने भी वकील हैं वो उसके लिए लड़ें कि देखो इन्होंने गलत किया है। अब ऐसा ही लचीला कानून रहेगा तो क्या होता है, जो पैसे वाले होते हैं, रईस लोग होते हैं, वो लोग तो जेल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसी वजह से बेगुनाह लोग जेल के अंदर ज़िंदगी गुजार देते हैं, अपनी ज़िंदगी को सड़ा लेते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। नमस्कार।